आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। जियोमेट्रिकल शेप की बात करने जा रहा हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिकल शेप कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर करके ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड की 3 डायमेंशनल होती है। ये एटम्स जो उनसे होते हैं ऐसे करके जुड़े होते हैं किनारों पर। और इनके दरमियान ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 डायमेंशनल होती है, 7 शेप्स होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 7 शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कोई सा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आप देखेंगे ना, उसकी शेप इन 7 शेप्स में से कोई एक होगी। ठीक है ना। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की एंड मॉलिक्यूल्स की। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर कोई सा भी आप देखेंगे, उसकी शेप अगर आप देखेंगे, वो शेप इन 7 शेप्स में से कोई एक शेप होगी। अब उसके बाद आगे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने NaCl लिया, इस बीकर के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड को हम 801 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये क्या मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने रबर ली, हमने यह की, हमने रबर ली, ये रबर है, फॉर एग्जांपल ये रबर है, हमने रबर ली, इसको हमने क्या किया, इसको हमने मेल्ट करना शुरू करवा दिया। ठीक है ना। 801 से मेरे कहने का मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर पहुंचा तो ये पिघलना शुरू होगी रबर। और 300 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलती ही रही। यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस तक ये रबर ने पिघलते ही रहना। यानी कि रबर का कोई ख़ास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। रबर एक एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि जिसमें कोई एक सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर में पिघल जाता है। यानी कि NaCl है, वो 801 डिग्री सेल्सियस पर पूरा के पूरा पिघल जाएगा। लेकिन ये है जी एमोर्फस, यह है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। इसका फिक्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 801 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा सोडियम क्लोराइड पिघल जाएगा। कोई रेंज टेम्परेचर की एग्जिस्ट नहीं करती क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन जैसे ही हम एमोर्फस सॉलिड पे आ जाते हैं, रबर एक एमोर्फस सॉलिड है, जैसे ही एमोर्फस सॉलिड की तरफ आ जाते हैं, जब इसको मेल्ट करवाना शुरू करते हैं, जब रबर एक एमोर्फस सॉलिड है, जब हम इसको मेल्ट करवाना शुरू करते हैं तो क्या होता है
तो इसकी रेंज हो जाती है, टेम्परेचर रेंज आ जाती है, यानी कि 100 से लेकर 300 तक पिघलना शुरू कर देता है अपने को, पिघलता रहता है ये रबर। एमोरफस सॉलिड जो सा है ये पिघलता ही रहता है, 100 से लेकर 300 के दरमियान रबर जो सा है ये पिघलता ही रहता है। इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि इसी टेम्परेचर पर ये पूरा के पूरा पिघल जाएगा। टेम्परेचर की रेंज के अंदर रबर पूरा के पूरा पिघलता रहता है। इसको हम कहते हैं नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एमोरफस सॉलिड। इसी तरीके से इसको हम कहेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। वही वाली बात लिखी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो उनसे होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसी तरीके से क्लीवेज होता है। क्लीवेज हम किसे कहते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल। ठीक है ना, द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड की ब्रेकिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्लीवेज। ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल। द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड की ब्रेकिंग है, ये सॉलिड की ब्रेकिंग है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल, क्लीवेज उसे कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, ये सॉलिड के दरमियान में से जैसे ही आप इस सॉलिड को तोड़ेंगे, ये सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये दरमियान से टूटेगा। कहाँ से टूटेगा, दरमियान से। ये दरमियान वाली जगह क्या है, क्लीवेज प्लेन, कि जहाँ से कोई सा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटेगा ना, वो वाली जगह को कहते हैं हम क्लीवेज प्लेन। ठीक है, समझ आ गई। द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल। द ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड की ब्रेकिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल, जैसे हम इस क्रिस्टल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो जहाँ से ये टूटेगा, जिस जगह से ये टूटेगा, वो वाली जगह जो सी होगी वो क्या कहलाएगी, क्लीवेज प्लेन, टूटने की जगह। अब क्लीवेज प्लेन की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ मैं, कि द एंगल या फिर प्लेन वेयर आ सॉलिड ब्रेक, कि जहाँ से सॉलिड टूट रहा है, वेयर आ सॉलिड ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। जब हमने फोर्स को अप्लाई करवाने के बाद जिस जगह से वो सॉलिड टूटा, वो वाली जगह क्लीवेज प्लेन कहलाएगी। ठीक है ना, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, एनआइसोट्रोपी की बात करने जा रहे हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड, दोज प्रॉपर्टीज विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड। ठीक है, एनआइसोट्रोपी की बात करने जा रहा हूँ कि ये देखें कि यहाँ पर ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट लिया हमने, ठीक है, ये है जी ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक एटम कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो दरमियान में कार्बन एटम्स की लेयर के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करके क्लीवेज प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और करंट पास थ्रू होना शुरू हो गया, ये करंट पास थ्रू होना शुरू हो गया, यहाँ से ऐसे करके पास हुआ, करंट पास होना शुरू हो गया। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन पास होना शुरू हो गई।
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या है कि दोज प्रॉपर्टीज विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड। कि एनआइसोट्रॉपी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रॉपी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब दोज प्रॉपर्टी विच वेरीज, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, यानी कि करंट जोन सा है अभी गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यहाँ पर करंट गुजर है ग्रेफाइट में से एक्स एक्सिस पर, लेकिन जैसे ही हम करंट को वाई एक्सिस पर गुजारना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुजारना चाहें करंट को, तो नहीं गुजरेगा। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब करंट नहीं गुजरेगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से, ये वाई एक्सिस में से करंट नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? क्योंकि ये देखें एटम्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट ने ग्रेफाइट में से अपने आप को गुजारा था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करवाया था एक्स एक्सिस की तरफ करंट को, लेकिन जैसे ही हमने वाई एक्सिस किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे थे उनकी मूवमेंट अब डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनकी वजह से करंट ने बहना है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट ने बहना है, लाजमन याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स ही करंट की बहने की सबसे बड़ी वजह हैं। जैसे ही करंट इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हिंड्रेंस आ जाएगी, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान के रास्ते में हिंड्रेंस नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स ने आसानी से करंट को पकड़ा और ग्रेफाइट के दूसरी तरफ पहुँचा दिया। लेकिन अब वाई एक्सिस पर हिंड्रेंस आ गई है। ये देखें अब यहाँ से करंट बहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहेगा ऐसे करके, और यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा। ये एटम क्या है, एक हिंड्रेंस आ गई, तो ये एटम से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये करंट को दूसरी तरफ, ग्रेफाइट को दूसरी तरफ पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कार्बन एटम्स की हिंड्रेंस आ गई, जिसकी वजह से अब करंट ग्रेफाइट में से पास थ्रू नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई डायरेक्शन चेंज करवाने से। यानी कि पहले प्रॉपर्टी थी ना, ग्रेफाइट में से करंट गुजर रहा था, पहले ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी थी कि वो अपने में से करंट गुजार रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन जैसे ही हमने वाई एक्सिस के अलोंग ग्रेफाइट में से करंट गुजारना चाहा तो नहीं गुजरा। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब वो इलेक्ट्रिक करंट अपने में से नहीं गुजार सकता। क्यों नहीं गुजार सकता? क्योंकि करंट की गुजरने की बड़ी वजह है जी इलेक्ट्रॉन्स, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं, उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है, उन्होंने आसानी से करंट गुजार दिया। लेकिन जैसे ही अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हिंड्रेंस आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं उनके आगे एटम्स आ रहे हैं, एटम्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ नहीं जाने देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ नहीं जाएंगे तो करंट भी आगे की तरफ पास थ्रू नहीं हो सकता ग्रेफाइट में से। तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हिंड्रेंस आने की वजह से ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है कि अब वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरने दे सकता। ठीक है ना, अब यही सब कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोज प्रॉपर्टीज़ एनआइसोट्रोपिक ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड। एंड आइसोट्रोपिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब डायरेक्शन चेंज करवाएं तो एन आइसोट्रोपिकल प्रॉपर्टीज जब डायरेक्शन चेंज करवाएं ना तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, चेंज डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही होती हैं। एन आइसोट्रोपिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड कर रही होती हैं डायरेक्शन पर। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करवाएंगे तो ये एन आइसोट्रोपिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। दोज प्रॉपर्टीज विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपी। ठीक है ना, इस फिनोमिना को कहेंगे, ये क्या है, ये एन आइसोट्रोपिक है।
एग्जाम्पल है जी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अभी मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बता दी है कि कैसे करंट एक्स एक्सिस के अलोंग गुजर रहा था ग्रेफाइट में से और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं गुजर रहा। डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और इसी डायरेक्शन को चेंज करवाने से ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, और इसी फिनोमेना को कहते हैं एनआइसोट्रोपी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपी। ठीक है ना। एग्जांपल है जी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कल है, इस मार्कल को मैंने यहाँ से तोड़ना है, ऐसे टूट जाएगा। ये मार्कल एक्स एक्सिस के अलोंग जब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से पकड़ूंगा और ज़ोर से दबाऊंगा तो शायद टूट जाए, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कल को वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ से तोड़ने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है ना, ब्रेक नहीं होगा। यानी कि टोटली चेंज हो गई प्रॉपर्टी, डायरेक्शन चेंज करवाने से क्लीवेज प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। वाई एक्सिस के अलोंग नहीं टूट रहा मार्कल, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ से पकड़ा तो शायद टूट जाए, लेकिन जैसे ही हम इस मार्कल को दरमियान में से तोड़ना चाहें तो नहीं टूटेगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये क्लीवेज की प्रॉपर्टी है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आगे है जी वाई ग्रेफाइट शोज वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वेरिएशन शो कर रहा होता है? वाई ग्रेफाइट शोज वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट क्यों वेरिएशन शो कर रहा होता है? इसकी वजह यह है कि इन ग्रेफाइट्स एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अरेंज, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट जो है वो क्यों वेरिएशन शो कर रहा होता है, क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी जाहिर कर रहा होता है। वही ये सारी कहानी मैंने यहाँ पर लिख देनी है कि इन ग्रेफाइट एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं कार्बन एटम्स ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेयर्स, जब हम देन करंट इज पास्ड, व्हेन करंट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, कह रहा है कि जब पैरेलल टू लेयर, यानी कि ये लेयर है, इसके पैरेलल बिल्कुल करंट पास करवाएंगे तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इस लेयर के परपेंडिकुलर, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर के परपेंडिकुलर करंट पास करवाने की कोशिश करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। व्हेन करंट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेयर, लेयर देन फिर क्या होगा, नेग्लिजिबल करंट इज पास्ड, तो करंट पास ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पास हो पाएगा, मैंने आपको वजह बता दिया। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज्ड, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये खसूसियत थी, ये चेंज हो गई करंट डायरेक्शन चेंज करवाने से। व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड, ठीक है ना, ये वाली बात सारी की सारी बात लिख देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रेफाइट शोज वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दैट क्लीवेज इज इटसेल्फ इज एन एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, कि बताओ कि क्लीवेज क्यों एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। ये मार्कल वाली बात लिख देनी है कि एक्सप्लेन दैट कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन देन अ सॉलिड ब्रेक। जैसे ही हमने सॉलिड को यहाँ से स्पेसिफिक डायरेक्शन से तोड़ना चाहा था, यहाँ से पकड़ा तो शायद ये टूट जाए, लेकिन जैसे ही व्हेन फोर्स इज अप्लाइड विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन से, यानी कि ऐसे अप्लाई करेंगे फोर्स, ऐसे यहाँ से दबा रहा हूँ और यहाँ से दबा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से भरपूर दबाने की कोशिश करेंगे, तो अब ये सॉलिड नहीं टूटेगा। अब ये इम्पॉसिबल काम हो गया। विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन जब हम किसी सॉलिड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सॉलिड को तोड़ना नामुमकिन है। इस तरीके से क्लीवेज की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन के ऊपर। देन द ब्रेकेज ऑफ सॉलिड इज बिकम
डिफ़िकल्ट, सो क्लीवेज डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो लिहाजा जब क्लीवेज डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है तो ये एक एनिसोटोपिकल प्रॉपर्टी है कि दोज प्रॉपर्टी विच वेरीज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड, कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ के जो चेंज हो जाएं डायरेक्शन के साथ साथ। ठीक है ना, समझ आ गई। ये था कुछ आपका सारा का सारा टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ठीक है।